जैसा कि दोस्तों पिछले के वीडियो में हम लोगों ने अम्ल, क्षारक और लवण के कुछ बेसिक पार्ट को ही कवर किया था और साथ ही साथ इस चैप्टर में आए हुए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण, इसके थियोरेटिकल जो फैक्ट हैं उनको भी हम लोगों ने पिछले के वीडियो में कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेकिंग सोडा, फिर धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो थियोरेटिकल फैक्ट हैं उनको समझने वाले हैं। बहुत अच्छे तरह से इस वीडियो में समझाया जाएगा सभी फैक्ट को, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। और एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, अम्ल, क्षारक और लवण का स्पेशली एक अलग से वीडियो मैं ला रहा हूँ। उसमें केवल अम्ल, क्षार और लवण के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको उसमें कवर करवाया जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, जल्द से जल्द वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले बेकिंग सोडा के बारे में अच्छे तरह से समझते हैं और इसका पूरा जो थियोरेटिकल फैक्ट है उसको भी हम लोग समझते चलते हैं। तो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा का अन्य नाम भी है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे बेकिंग सोडा के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बेकिंग सोडा को किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा को बनाने में किस तरह से इसे उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए जब हम लोग कच्चे पदार्थ में NaCl का प्रयोग करते हैं या कच्चे पदार्थ में NaCl का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका NaCl जो हो गया, ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पर जो H2O दिख रहा है, H2O फिर CO2 और NH3 जो दिख रहा है यानी अमोनिया दिख रहा है, यह जो होता है ये सब को रखा गया है कच्चा पदार्थ के रूप में, ठीक है। कच्चा पदार्थ इसको कहा गया है और इसी में हम लोग क्या करते हैं, NaCl को मिलाते हैं, तब जाकर के आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जा सकता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में अमोनियम, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात और समझना है यहाँ पर कि ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो तैयार किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो तैयार किया जाता है वो किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो साल्वे प्रक्रम एक होता है। साल्वे प्रक्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कच्चा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग ये जो पूरा प्रक्रम है तैयार करने का, ये जो पूरा प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? साल्वे प्रक्रम बोलते हैं, और साल्वे प्रक्रम के द्वारा ही बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और भी फैक्ट बेकिंग सोडा के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसका उपयोग याद रखना है। जैसे बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है केक बनाते हैं या डबल रोटी जो बनता है, ठीक है, उसके बाद पुआ पकवान जो होता है, इसमें हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बस थोड़ा सा ही का अंतर है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर एक प्रकार का बेकिंग सोडा एवं टॉर्टरिक अम्ल, सॉरी यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, टॉर्टरिक अम्ल का एक मंद खाद्य अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा और किसका? टॉर्टरिक अम्ल जो है, टॉर्टरिक अम्ल का एक मंद खाद्य अम्ल का एक मिश्रण होता है, ठीक है।
अब इसमें कुछ और भी बातें आपको जाननी जरूरी है। जैसे आपका बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर को यदि हम लोग गर्म करते हैं या गर्म किया जाता है या इसको जल में मिलाया जाता है तो वहाँ पर यह अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के दरमियान किसका निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है, जिसके कारण जो भी आपका केक होता है या पाव रोटी हो गया, ठीक है, ये आसानी से मतलब कि फूल जाता है, ठीक है, उसके बाद मुलायम हो जाता है, फिर स्पंजी और हल्का हो जाता है। इसको फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। बेकिंग पाउडर का जो निर्माण होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का जो निर्माण होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का जो निर्माण होता है, इस बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका योगदान होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। जब हम लोग बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं तब वहाँ पर एक मंद अभिक्रिया होता है, जिसके कारण एक अम्ल का निर्माण होता है। उसी अम्ल के मिश्रण को हम लोग उसी अम्ल को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है या इसको जल में हम लोग मिलाते हैं तब यह अभिक्रिया करके, ठीक है, जल से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है और यही गैस जो है पाव रोटी, डबल रोटी या केक हो गया, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको वह मुलायम बनाता है और साथ ही साथ स्पंजी और कैसा बना देता है, हल्का बना देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ इसका गुण धर्म आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गुण धर्म हम लोग समझते हैं कुछ और भी बातें, जैसे और भी इसका थोड़ा सा उपयोग यहाँ पर बाकी रह गया, तो उपयोग में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, औषधि में करते हैं। शरीर औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग, तो हमारे शरीर में जो अम्लीयता की मात्रा, अगर हमारे शरीर में अम्लीयता का मात्रा बढ़ जाता है तब इसे एंटासिड के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग एक नाम सुने होंगे, इनो का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। इनो एक दवा है, ठीक है, जिसको मतलब उपयोग किया जाता है पेट में। अगर आपके पेट में अगर अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम लोग इनो का उपयोग करके अम्लीयता की मात्रा को दूर करते हैं, ठीक है। ये जो इनो होता है इसमें मतलब कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग करके ही इनो बनाया जाता है जो हमारे शरीर से अम्लीयता की मात्रा को बैलेंस करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और इसका उपयोग है प्रयोगशाला में, इसको प्रतिकारक के रूप में, यानी बेकिंग सोडा को जो है प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका गुण धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों को अगर पूछ दिया जाए कि बेकिंग सोडा का गुण धर्म क्या होता है, तो गुण धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो शराब बनाने में भी किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसका गुण धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला इसका गुण क्या है, विशेषता एक तरह से कह सकते हैं आप। बेकिंग सोडा का जो विशेषता है यह है कि ये जो है एक प्रकार का ठोस सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। और यह जो होता है जल में बहुत कम घुलनशील होता है। ये सब जानकारी आपको याद रखनी है। और इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण इसका जो pH मान होता है, pH मान 7 से कैसा हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है दुर्बल असंक्षारक क्षारक के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि किस सोडा को हम लोग दुर्बल असंक्षारक क्षारक के नाम से जानते हैं, तो जो बेकिंग सोडा होता है उसे हम लोग दुर्बल असंक्षारक क्षारक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट है कि खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। फिर से एक बार एक गुण धर्म इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। दूसरा नंबर में है यह जल में कम घुलनशील होता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसके कारण इसका जो pH मान होता है, pH मान जो होता है वो 7 से कैसा होगा, अधिक होगा, जिसके कारण इसे क्या बोला गया है, दुर्बल असंक्षारक क्षारक के नाम से इसे जाना जाता है। 5वां पॉइंट है, आपको याद रखना है, खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी बातें जानते हैं। जैसे अब आपका धोवन सोडा के बारे में अब हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो धोवन सोडा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, धोवन सोडा को हम लोग वाशिंग सोडा इसे इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन प्रचलित नाम जो है वो धोवन सोडा ही है। आप इसका नाम भी याद रखिए। वाशिंग सोडा भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसका इंग्लिश नाम भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है।
तो इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो इसका सबसे पहले रासायनिक नाम आपको ध्यान में रखना है कि धोने वाला सोडा जो होता है यानी धोवन सोडा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका, ठीक है, इसको डेका हाइड्रेट इसको बोला जाता है। फिर से एक बार रासायनिक नाम सुन लीजिए, धोवन सोडा या धोने वाला सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहा जाता है। और इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। इसमें देखिए आपका सोडियम आया है, फिर कार्बोनेट आया है, ठीक है, और 10H2O को हम लोग डेका हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका अणुसूत्र याद रखिएगा। और रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका अणुसूत्र ऑप्शन में आपको दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, और उसमें से आपको चुनने के लिए कहेगा कि धोवन सोडा का अणुसूत्र चुनिए, निम्न में से कौन सा सही है। तो आप अगर इसको अच्छे तरह से याद रखते हैं तो वहाँ पर आप एग्जाम में जरूर अच्छे अंक ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं धोवन सोडा को कैसे किस तरह से बनाया जाता है। तो धोवन सोडा को बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को सबसे पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करके क्या प्राप्त किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी Na2CO3 प्राप्त होता है हम लोगों को, ठीक है। और इसके बाद जो प्राप्त सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान से समझिएगा, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको जल से क्रिस्टलीकृत कर दिया जाता है, जल से क्रिस्टलीकृत कर दिया जाता है, तब जाकर के धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट है और इसको किससे क्रिस्टलीकृत किया गया, जल से क्रिस्टलीकृत किया गया, तब जाकर के आपका क्या किसका निर्माण होता है, धोवन सोडा का निर्माण हो जाता है, यानी Na2CO3 × 10H2O का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग गुण पढ़ते हैं और इसका जो विशेषता होता है वो, और साथ ही साथ इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर उपयोग को समझने से पहले आप लोगों को एक नोट में बात यहाँ पर दिया गया है, इसको याद रखना है। यहाँ पर आपको क्रिस्टल, जल का जो क्रिस्टल होता है उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। जैसे किसी भी लवण में, जब किसी लवण का निर्माण होता है तो उसका जो सूत्र होता है, उसके इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जैसे आप लोगों को अभी हमने कुछ देर पहले धोवन सोडा के बारे में बताया, तो धोवन सोडा में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों को लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए 10 जो आपका लिखा हुआ रहता है, जल के साथ जो अणु यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ रहता है, यही आपका क्रिस्टलन का जल होता है। उसी चीज को वहाँ पर एक परिभाषा के माध्यम से बताया गया है। इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इस पूरे फॉर्मूला में, इस पूरे अणुसूत्र में क्रिस्टलन की जलों की संख्या, क्रिस्टलन के जल की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मतलब फॉर्मूले होते हैं जिसको मतलब यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जिप्सम का, ठीक है, जिप्सम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O होता है, CaSO4 × होता है 2H2O होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें बताइए क्रिस्टलन के जलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो H2O के साथ जो संख्या दिख रहा है यही आपका क्रिस्टलन का जल होता है। जनरली बस समझने के व्यू से आपको बताया जा रहा है कि अगर आपसे क्रिस्टलन के जल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, क्रिस्टलन के जल के बारे में पूछा जाए तो हम लोग किस तरह से उसको मतलब कि पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। और एक बात दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा को हम लोग साल्वे प्रक्रम, जो अभी बताया मैंने, साल्वे प्रक्रम के द्वारा ही इसे बनाया जाता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे बेकिंग सोडा के बारे में, तो बेकिंग सोडा भी साल्वे प्रक्रम के द्वारा ही बनाया जाता है। अब इसका उपयोग हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कांच, साबुन, उसके बाद कागज के उद्योग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद बोरेक्स का होता है Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7 जो होता है बोरेक्स का अणुसूत्र होता है। और NaOH, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और एक बात और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं,
कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है, ठीक है। NaOH जो है, NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोरेक्स को बनाने में और NaOH के निर्माण में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। फिर घरों के साफ सफाई में भी इसका वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब उपयोग आपको ध्यान में रखना है, चूंकि एग्जाम में जो है ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि वाशिंग सोडा का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो गुणधर्म है वो आपको याद रखना है कि वाशिंग सोडा जो होता है वो किस तरह का होता है, इसका विशेषता क्या होता है। तो वाशिंग सोडा जो होता है साधारणतः कैसा पाया जाता है, सफेद रावादार पदार्थ होता है, ठीक है। इसका जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। अब जलीय घोल क्षारीय होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान जो होगा वो कितना होगा, 7 से कैसा होगा, अधिक होगा, 7 से कैसा होगा, अधिक होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक बात और आपको याद रखना है कि जो सोडियम आपका धोवन सोडा जो होता है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो जल के साथ ये 10 अणुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है और किसका निर्माण करता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है, ठीक है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तब जाकर के ये जल का जो 10 अणु होता है, ठीक है, जल का जो 10 अणु होता है उसको यह क्या कर देता है, यह त्याग कर देता है और त्याग करके किसका निर्माण करता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक आपका यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेते हैं पहले। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग इंग्लिश में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही नाम से जानते हैं। अब इसका हम लोग रासायनिक नाम जो होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसको बोला जाता है, या हेमी हाइड्रेट इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू आपका लिखा हुआ है हाफ H2O होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, कैल्शियम है, सल्फेट है और 1/2 का मतलब आधा, इसलिए इसमें बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो इसी के द्वारा हम लोग, जो अणुसूत्र होता है इसी के द्वारा वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब उसका नामकरण किया जाता है अणुसूत्र के द्वारा। इसके बाद इसमें आपको याद रखना है, इसका जो अलग नाम है वो अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट के भी नाम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जाना जाता है। ये सब नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हुए अपना याद रखिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को और किस नाम से जाना जाता है, अर्ध, ठीक है, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने के विधि के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसे जो है किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाने का विधि हम लोग अब समझ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरह से बनाया जाएगा, तो जिप्सम के बारे में अभी आपको लोगों को बताया, CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिप्सम को जब हम लोग इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर यदि इसको गर्म कर दिया जाता है तो जल के 1.5 अणुओं का त्याग कर, यानी 1.1/2 कह सकते हैं, या 3/2 अणुओं का त्याग करके किसका निर्माण करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पर जिप्सम है, ठीक है, और इसको जो है इस्पात के बर्तन में कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर इसको रखा गया, तब जाकर के आपका यहाँ पर ये जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका उपयोग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उपयोग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उपयोग याद रखिएगा, और इसका जो गुणधर्म है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है डॉक्टर जो टूटी हड्डियों का मरम्मत करता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हड्डियों को जोड़ने में जनरली हम लोग बोल सकते हैं, डॉक्टर जो हड्डियों को जोड़ने में जो
प्लास्टर एक तरह से करता है, उसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद खिड़की हो गया, दरवाजा में छिद्र जब हो जाता है तो उनको भी भरने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 × ½ H2O का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्निरोधक पदार्थ को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है, खिलौना हो गया, मूर्ति हो गया, ये सब के सांचे जो होते हैं बनते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का विशेषता क्या क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ज़्यादा विशेषता आपको ध्यान में नहीं रखना है, जो मुख्य पॉइंट है वो यहाँ पर मैंने लिया है और इसको ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गुणधर्म में आपका सबसे पहला आ जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किस प्रकार का चूर्ण होता है? सफ़ेद चूर्ण होता है और यह जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? ताप उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को मैंने जो बातें बताई वो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को देखने के बाद, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। शायद हो सकता है कि बताते समय मतलब थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाने के कारण स्टूडेंट का मतलब कि कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो आप इस वीडियो को दोबारा से अगर प्ले करके देखते हैं, तो शायद जो चीज़ें आप नहीं पढ़ पाए हों या दिमाग से निकल गया हो, जो बात निकल गया होगा, वो दोबारा पढ़ने पर वे सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।